नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का अपना A2 हब यूट्यूब चैनल में। कल तक हम लोगों ने देखा था क्लास 6 के हिस्ट्री के NCERT छठे चैप्टर तक। अब हम लोग NCERT सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, 7वां चैप्टर देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से स्थापित होता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या भूमिका है। उसमें हम लोग देखेंगे महान सम्राट अशोक के बारे में, उसके धर्म नीति के बारे में, कलिंग विजय के बारे में। तो ठीक है, हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की महानता आप इस बात से पता कर सकते हैं कि आज जो हम लोग सिक्के पर चित्र देखते हैं, 3 शेर वाला जो हम लोग देखते हैं सिक्के पर चित्र, ये जो चित्र है उस समय पत्थर को काट के बनाया गया था और बाद में जो है इसे सारनाथ में एक स्तंभ के ऊपर रख दिया गया। तो ये सबसे पहले जो है मौर्य साम्राज्य में ही बनाया गया था। ठीक है, ये जो राज्य थे कैसे साम्राज्य बन गए, क्यों इनको साम्राज्य कहा जाने लगा, सबसे पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। हर राज्य का, हर प्रांत का छोटा बड़ा अपना एक शासक होता था। मान लीजिए ये कोई राज्य है, फिर यहाँ भी कोई राज्य है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरीके से बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। ठीक, अब होता क्या था कि ये लोग एक दूसरे पे आक्रमण किया करते थे और आक्रमण करके अपने क्षेत्र को बढ़ाते थे। कभी कभी विवाह नीति के द्वारा भी अपने क्षेत्र को बढ़ाते थे। ठीक है, अब ये जो है अपने क्षेत्र को बढ़ाते 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 ये यहाँ तक पूरा कवर कर लिया। ठीक, तो इस पूरे क्षेत्र को जो है साम्राज्य कहा गया। क्या कहेंगे इसको? साम्राज्य। और यहाँ जो है सेंटर में एक इसका शासक होगा, बाकी जगह जो हैं शासक के पुत्र या भतीजे, इन सब लोगों को एज ए गवर्नर, राज्यपाल के रूप में रखा जाता था। ये लोग उस क्षेत्र का शासन व्यवस्था संभालते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और उसका नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था, जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। घनानंद को पराजित कर नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। मौर्य वंश के जो है संस्थापक कौन हो गए? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके दरबार में मंत्री थे चाणक्य या कौटिल्य। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। चाणक्य ही तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में। क्योंकि होता क्या है, ये जो घनानंद थे, नंद वंश के शासक थे घनानंद,
चाणक्य को अपने दरबार में अपमानित करते हैं, ठीक। और वहीं पर ये प्रण लेते हैं कि नंद वंश को हम उखाड़ फेंकेंगे। और चूंकि ये पंडित थे, विद्वान थे, तो इनका चुटिया था जिसको चोटी कहते हैं, और वहाँ पे ये अपना चोटी खोलते हैं और कहते हैं कि अपना चोटी तभी बांधेंगे जब हम नंद वंश को उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो है तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का नाश करते हैं और मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चूंकि सेल्यूकस निकेटर का भी युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है और अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करता है, जिसमें दहेज में जो है एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, अभी का कहा जाए तो पाकिस्तान के काबुल वगैरह जो हैं उस क्षेत्र में आते हैं, उन चंद्रगुप्त मौर्य को ये दहेज में देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है अपने यहाँ हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य में, चूँकि जंगल बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे हाथी प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, तो ये जो है 500 हाथी, ऐसा कहा जाता है कि 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप देते हैं। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ठीक है। मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में जो भी चीज़ें ये राज दरबार में देखता है उन चीज़ों को लिखते जाता है। मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में विवरण करता है कि राजा जब जनता दर्शन के लिए निकलते थे तो एक शोभा यात्रा निकलता था, जिसमें राजा जो हैं सोने के पालकी में बैठे रहते थे। इनके सैनिक जो हैं सोने और चांदी से लदे हाथियों पर सवार रहते थे। इनके जो अंगरक्षक थे वो साथ में पेड़ को लेके चलते थे, जिस पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो राजा के सर के आसपास घूमते रहता था। राजा के जो हैं अंगरक्षक में हथियारबंद महिलाएं होती थी। राजा जो है एक दिन से ज़्यादा किसी कमरे में नहीं सोते थे, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 दिन लगातार किसी कमरे में नहीं सोते थे। ये लिखते हैं कि उस समय के राजा जो हैं इस बात से डरे हुए रहते थे कि कोई इनकी हत्या न कर दे। पाटलिपुत्र के बारे में ये बताते, इनकी पुस्तक में विवरण है अभी वर्तमान पटना के बारे में, कि पटना जो है एक बहुत विशाल नगर था, जिसमें चारों ओर जो है बहुत बड़ी दीवारें थी। इसके आसपास जो हैं चिड़िया के उद्यान भी हुआ करते थे। राजा जो हैं लकड़ी के मकान में रहता था, जिसमें
अलंकृत पत्थरों से सजावट किया जाता था, अलंकृत किया जाता था बेशकीमती पत्थरों से। इस तरीके से इसमें जो है पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे हाँ, ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले ठीक है स्थापना हुआ। ठीक है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जब इनका मृत्यु हो जाता है तो इनके पुत्र बिंदुसार शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है संलेखना विधि द्वारा होती है, क्योंकि ये जो है जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उरुवेला में संलेखना विधि से ये अपना प्राण त्याग करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो शासक होते थे, इसमें जो यहाँ की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, तो राजधानी में जो मुख्य शासक होते थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये राजधानी में रहते थे। और जैसे मान लीजिए इसमें और भी प्रमुख नगर, 3 नगर का चर्चा किया हुआ है, जिसमें उज्जैन और तक्षशिला है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे जगहों पर ये जो हैं अपने बेटे या भतीजे को शासन के लिए छोड़ देते थे। तो कहने का मतलब इससे 2 चीज़ें हो जाता था, एक तो वहाँ के क्षेत्र पे राजा का नियंत्रण भी हो जाता था, और दूसरा चीज़ है कि ये लोग जो है शासन करना सीख जाते थे, चूँकि इनके बाद उनके पुत्र ही तो शासक बनेंगे। तो इसमें होता क्या था कि ये लोग कर भी लेते थे, कर के लिए जो है अधिकारी रखा जाता था, और उज्जैन और तक्षशिला जैसे क्षेत्रों पे जिसे प्रांतीय राजधानी कहा जाता था, वहाँ पे जो है राजा के पुत्र या जो भतीजे होते थे वो शासन किया करते थे, और जो बचे हुए क्षेत्र थे वहाँ से जो है उज्जैन और तक्षशिला से छोटे छोटे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और जो बाकी के क्षेत्र थे उन पर जो है बहुत कम नियंत्रण रहता था। मुख्य रूप से जल मार्गों पे ही नियंत्रण रखा जाता था, जहाँ से उन्हें जो है वहाँ के जो भी बेशकीमती उत्पाद हैं उस रूप में उनको भेंट स्वरूप जो है कर मिलता था। जो जंगल का क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता था, वहाँ से जो है जंगली उत्पादों के रूप में उनको टैक्स मिलता था, जैसे मधु कह दें, या फिर वहाँ से जो है हाथियों को पकड़ के लाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था और सेना में रखा जाता था। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा था। इसके बाद आए बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में इस बुक में हम लोग को कुछ नहीं देखना है, सीधे हम लोग आएंगे अशोक पे। बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए। अशोक जो है काफ़ी प्रतापी शासक था, बहुत महान शासक था। इसने जो है पहली बार अभिलेख के माध्यम से जो है जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार अभिलेख के माध्यम से कोशिश किया। ठीक है, अब अभिलेख के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभिलेख जो है पत्थर पे लिखा जाता था,
जैसे आजकल अगर हम लोग देखें तो कोई भी सूचनाएं पेपर के माध्यम से एडवर्टाइज किया जाता था, लेकिन अशोक ने जो है पहली बार अभिलेख के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये जो हैं काफ़ी महान शासक थे। अपने समय में इन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कुएं खुदवाए, नहर बनवाए, मानव और पशु के लिए अलग से चिकित्सा व्यवस्था करवाए। इन सब चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। अशोक जो है अपने राजा बनने के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध में भाग लेता है, कलिंग विजय। हम लोग देखेंगे कलिंग विजय, ठीक है। राजा बनने के 8वें वर्ष। इसमें होता क्या है कि कलिंग का युद्ध जब होता है तो अशोक जो हैं युद्ध जनित क्षति और खून खराबे से काफ़ी आहत होते हैं। ये युद्ध से जो है घृणा करने लगते हैं। उस युद्ध में जो है लाखों लोग मारे जाते हैं और वहाँ पे ये प्रण लेते हैं कि हम अब कभी युद्ध नहीं करेंगे और धर्म की नीति का पालन करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि ये धर्म का नीति क्या होता है। अब कलिंग विजय जो है इसको भी इन्होंने एक शिलालेख पे लिखवाया है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हाइड कर दे रहे हैं। अब कलिंग का जो अभिलेख है, कलिंग विजय के बाद ये जो अभिलेख लिखवाते हैं जिसमें कलिंग का विवरण रहता है, उसमें ये कहते हैं कि राजा बनने के 8वें वर्ष मैंने कलिंग विजय किया, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए, लाखों लोग मारे गए। बहुत सारे जो हैं जिनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष लोग थे, वो भी मारे गए। तो इन सब चीज़ों का वर्णन ये करते हैं और ये कहते हैं उसमें कि मैं ये अभिलेख इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे आगे आने वाले पीढ़ी, जो इनके बेटे हों, पोते हों, वो भी इनसे सीख लें और धर्म की नीति का पालन करें। अब ये धर्म की नीति क्या होता है? धम्म जो है संस्कृत शब्द है जिसका प्राकृत में धर्म होता है, ठीक है। अब इनके धर्म की नीति में जो है पूजा पाठ या कर्म कांड को नहीं दिखाया गया है। ये कहते हैं कि पूजा पाठ या कर्म कांड जो है इसके अलावे भी धर्म होता है। तो हम लोग अब देखेंगे अशोक की धम्म नीति क्या थी। अशोक के धम्म नीति में जो है पूजा पाठ या कर्म कांड को नहीं दिखाया गया था। अशोक ये मानते थे कि जिस तरीके से पिता अपने पुत्र को व्यवहार सिखाते हैं, उसी तरीके से ये जो जनता हैं, ये जो प्रजा हैं, उनके लिए हैं। वे जो हैं दूसरे धर्म का आदर करने के लिए कहते हैं, किसी धर्म के प्रति बुरा नहीं सोचने के लिए कहते हैं। उनका मानना था कि अगर हम किसी धर्म के बारे में बुराई करते हैं तो हम अपने धर्म का अपमान करते हैं। वो सभी धर्म को एक साथ लेके चलते थे। अशोक जो हैं बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने जो है पशु बलि पर रोक लगाया, जीव हत्या पर रोक लगाया, धम्म के
जो है प्रचार के लिए इन्होंने धम्म महामात नामक अधिकारी रखा। क्या नाम था अधिकारी का? धम्म महामात। इस अधिकारी के जरिए इन्होंने जनता तक धर्म के संदेश को पहुंचाने का काम किया। इन्होंने जो है जिसको नहीं पढ़ना आता था उनके सामने अपने अधिकारियों को भेजा, उनके पास अपने अधिकारियों को भेजा और उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा। इन्होंने विदेश में भी धर्म का प्रचार किया, जिसमें हम लोग देखेंगे सीरिया, मिस्र और श्रीलंका में भी इन्होंने धर्म का प्रचार किया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसके बाद जो है मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य में यही 3 शासक हुए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखेंगे। चूँकि हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक सूक्ष्म परिचय देख रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों को देख रहे हैं। अब जैसे आगे जैसे हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पहले हुआ था। ठीक, अब एक्चुअली डेट तो उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जब हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे तो एक्चुअल डेट देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कब जो है अशोक कलिंग पे आक्रमण करते हैं, ठीक, कब जो है ये राजगद्दी पे बैठते हैं। इन सब चीज़ों को आगे हम लोग डीपली देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि इस चैप्टर को जितना मान ली बताया जा रहा है उतना कवर करते जाइएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ते जाएगा। अगर आप लोग सोचते होंगे कि नहीं अरे छोटा छोटा वीडियो है एक ही बार देख लेंगे, नहीं, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक परिचय है, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि हाँ भाई अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य साम्राज्य के शासक थे। हम लोग को ज़्यादा इसमें नहीं बताया जा रहा है, बस एक जानकारी मात्र दिया जा रहा है। जब हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, 9th का जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डीपली बताया गया है। तो जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसको कंप्लीट करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।